We are going to proceed with our next section, that is section C. Section C is from section C we have to do 10 questions out of 12 questions, right? Question number 49 to 54 are to be answered on the basis of the following data. तो जो आपको वैल्यूज गिवन है ये करोड्स में गिवन है और डाटा आपका क्या है, देखो जो डाटा है 2019-20 2020-21, राइट? ये आपको एक डाटा गिवन 2019-20 में जो आपका रिवेन्यू रिसीव था जिसको हम आरआर कहते हैं, की जो टोटल वैल्यू थी ये आपको गिवन है और 2020-21 में जो वैल्यू थी वो आपको गिवन, राइट? तो रिवेन्यू रिसीव्ड में जैसे आपको पता है टैक्स रिवेन्यू आता है, तो ये आपका टैक्स रिवेन्यू है। नॉन टैक्स रिवेन्यू आता है, ये आपका नॉन टैक्स रिवेन्यू। कैपिटल रिसीव्ड, दिस इज द टोटल वैल्यू ऑफ कैपिटल रिसीव्ड फ्रॉम बोथ these years. Capital received, but we have got recovery of loan, borrowing and other, and then liabilities. क्लियर है यहाँ तक सारी चीजें? ठीक है। इसी तरह से फिर आपको टोटल रिसीव्ड गिवन है, यू नो द टोटल रिसीव्ड इज इक्वल टू रिवेन्यू रिसीव्ड प्लस कैपिटल रिसीव्ड और फिर आपको टोटल एक्सपेंडिचर गिवन। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है, द वैल्यू ऑफ रिकवरी ऑफ लोन हैज डैश करोर्स बिटवीन 2019 to 20 एंड 2020 to 21 बजट। फिर 1920 में जो रिकवरी ऑफ लोन की जो वैल्यू थी 1920 और 2021 वो फॉल हुई है, राइज हुई है और कितनी वैल्यू से हुई है ये आपसे पूछा। ठीक है, तो अगर आप क्वेश्चन देखो, रिकवरी ऑफ लोन, तो यहाँ आप देखो रिकवरी ऑफ लोन, दिस इज रिकवरी ऑफ लोन। 2019-20 में आपकी जो ये वैल्यू थी ये थी 18,316 करोड़ और 2020-21 में ये वैल्यू है आपकी 14,967 करोड़। तो लोन की जो रिकवरी है बताओ वो बढ़ी है या कम हुई है, फॉल हुई है या राइज हुई है? कम हुई है भैया। कम हुई है, बिल्कुल कम हुई है भाई। 1920 में हमने कितना लोन रिकवर किया था? 18,316 करोड़ और 2021 में कितना लोन रिकवर किया हमने? 14,916 करोड़। तो यू कैन सी दैट ये जो वैल्यू आपकी ये फॉल करी, कितना फॉल करिए वो इसका डिफरेंस होगा। तो अगर आप 18,316 में से 14,967 को माइनस कर दोगे यू विल हैव योर आंसर और ये आएगा आपका 9,433। तो क्या हो गया? फॉलन बाय 3,349 करोड़, फॉलन बाय 3,349 करोड़। तो जो आपका राइट आंसर होगा इसका वो क्या होगा? फॉलन बाय 3,349 करोड़। ये क्लियर है आपको? ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर जो नेक्स्ट आपसे पूछा गया दैट इज percentage change in the non-tax revenue, percentage change in the non-tax revenue between 1920 to 2021। फिर 1920 से लेके 2021 ईयर में नॉन टैक्स रिवेन्यू में कितना परसेंट चेंज हुआ है? नॉन टैक्स रिवेन्यू में कितना परसेंट चेंज हुआ है? ओके, नॉन टैक्स रिवेन्यू तो कैसे निकालोगे? ये आपका नॉन टैक्स रिवेन्यू है, राइट? तो कैसे करते हैं हम? फर्स्ट ऑफ ऑल न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय ओल्ड वैल्यू इनटू 100, राइट? तो जो आपकी न्यू वैल्यू है दैट इज योर न्यू वैल्यू इज 385017
and your old value is 327157 divided by old value, that is 327157 into 100. While subtracting, जो आपका न्यूमरेटर है, it will be equal to 57860. जब आप माइनस करोगे, it will be 57860 upon 327157 into 100. तो मेन चीज जो आपको समझनी है वो ये है कि परसेंटेज चेंज कैसे निकाला जाता है. जो परसेंटेज चेंज है वो कैसे निकाला जाता है, दैट इज न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू अपॉन ओल्ड वैल्यू इनटू 100. राइट. जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इट विल बी इक्वल टू, व्हाइल डिवाइडिंग दीज टू वैल्यूज, ये आपका आ जाएगा 0.1768. अब ये सारी चीजें आपको पता कैसे करनी है, इसलिए मैं तुझे पे ज्यादा जोर नहीं दे रहा हूँ. कैलकुलेशन माइनस कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं वो आपको. तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.1768 इंटू 100. तो मेन चीज जो आपको समझनी है वो ये है. इफ इट्स क्लियर देन थम्स अप, इफ यू हैव एनी डाउट देन रेज योर हैंड. ओके, so the right option will be 0.1768 था इंटू 100. जब करोगे तो डेसिमल से ये आपका कैंसिल हो जाएगा. 4 जीरो है तो 2 जीरो तो कैंसिल हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा आपका 17.68%. एंड सी इज द राइट ऑप्शन. सी इज द राइट ऑप्शन. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज identify which of the following is not an example of tax revenue for the government. ओके, इसमें से कौन सा टैक्स स्पेशल असेसमेंट एग्जाम्पल नहीं है. देखो वेल्थ टैक्स तो है, इनकम टैक्स भी है, कॉर्पोरेट टैक्स भी है. स्पेशल असेसमेंट जो है, जो मैंने आपको बताया था क्या होता है, जैसे कि मान लो आप किसी पर्टिकुलर एरिया में रहते हो और आपके नियर बाय जो है मेट्रो की फैसिलिटी आ गई, मेट्रो का प्रोजेक्ट आ गया, जिसकी वजह से आप जिस एरिया में रहते हो आपके जो प्रॉपर्टी के रेट्स है वो बढ़ गए, आपको बेनिफिट हुआ इस प्रोजेक्ट से. तो गवर्नमेंट इसमें कहते हैं कि देखो प्रोजेक्ट हम लेके आए हैं, इसकी वजह से आपकी प्रॉपर्टी के रेट बढ़े हैं, तो इसका कुछ फायदा हमें भी होना चाहिए, यानी कि कुछ प्रोपोर्शन है आप हमें दो. इसी को कहते हैं स्पेशल असेसमेंट. तो ये जो है आपका ये टैक्स रिवेन्यू नहीं होता है. तो बी विल बी द राइट आंसर. इज इट क्लियर? जो भी ये बेनिफिट होता है इसमें गवर्नमेंट अपना शेयर मांगती है, इसी को स्पेशल असेसमेंट कहते हैं. तो ये टैक्स रिवेन्यू नहीं है. ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 52. क्वेश्चन नंबर 52, आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्मूला टू कैलकुलेट फिस्कल डेफिसिट. आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्मूला टू कैलकुलेट फिस्कल डेफिसिट. बताओ भाई क्या होगा. ए पार्ट. ए पार्ट. फिस्कल डेफिसिट हमने ऑलरेडी पढ़ा था. फिस्कल डेफिसिट किसके इक्वल होता है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीव अदर देन बोरोइंग. बोरोइंग को छोड़ के, राइट. फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर minus total receipt other than borrowing. This is the formula of fiscal deficit. Okay, so A is the right answer here. A is the right answer for this question. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 53. क्वेश्चन नंबर 53 is read the following statement carefully and choose the correct alternative given below. Choose the correct alternative given below. First one is revenue and capital receipts are increasing, but borrowings and other liabilities are reducing. बोलो. Revenue and capital receipts जो है आपके, revenue and capital receipts are increasing. Revenue और capital receipt आपका क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, बट बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज आर रेड्यूसिंग. इसके लिए आपको देखना पड़ेगा इसमें क्या कहा जा रहा है कि भाई जो रिवेन्यू है आपका और जो रिवेन्यू रिसिप्ट है और कैपिटल रिसिप्ट जो है आपका, वो आपका क्या हो रहा है, वो आपका इंक्रीज हो रहा है. और जो आपकी बोरोइंग्स हैं और अदर लायबिलिटीज जो है आपकी, वो आपके रेड्यूस हो रही है.
तो चेक कर लेते हैं। देखो रिवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट, ये पहले 1684 था, ये 2020 हो गया, तो ये इंक्रीज हो रहा है। ये 1000271 था, 102 हो गया, ये भी इंक्रीज हो रहा है, तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है। फिर क्या कहा गया, बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटी जो है वो रेड्यूस हो रही है, तो ये आपका बोरोइंग और अदर लायबिलिटी है। ये देखो पहले था 933, अब हो गया 796, तो ये रेड्यूस हो रहा है। तो कैन आई से दैट इट इज ट्रू? हाँ जी भैया। तो ये जो आपकी स्टेटमेंट है ये तो आपका ट्रू है, ये आपका क्या है, ट्रू। Statement 2, grants and aid for creation of capital assets decrease from 2019 to 2021। कह रहा है कि ग्रांट एंड एड्स की जो वैल्यू है फॉर द क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स ये डिक्रीज हुई है 19 to 21। चेक कर लेते हैं। ग्रांट एंड एड्स ये रहा आपका 12। यू कैन सी दैट ग्रांट इन एड फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स पहले कितना था आपका 185641। वो देखो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है? इंक्रीज। ये इंक्रीज हो रहा है, क्वेश्चन में वो कह रहा है डिक्रीज, तो कैन आई से दैट इट इज फॉल्स? तो हाँ ये जी आपका भैया। ट्रू है, ये आपका फॉल्स है। तो द राइट आंसर इज स्टेटमेंट 1 is true and statement 2 is false. C will be the right answer. C will be the right option for this question. Okay, let's go to the next question. That is question number 54. The question is the value of primary deficit for the year 2021 would be. Primary deficit का फॉर्मूला क्या होता है? फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। Primary deficit is equal to fiscal deficit minus interest payment. और कैसे निकाल सकते हो प्राइमरी डेफिसिट को? टोटल बोरोइंग्स माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। माइनस टोटल रिसीट माइनस टोटल एक्सपेंडिचर एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट पेमेंट ऑन डेट, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट पेमेंट ऑन डेट, यही हमने सीखा था, राइट? ओके, तो आप वैल्यू चेक कर लो। तो जो आपका फॉर्मूला होता है प्राइमरी डेफिसिट का, दैट इज टोटल रिसिप्ट, टोटल रिसिप्ट। तो टोटल रिसिप्ट देखो कितना है आपका यहाँ पर, टोटल रिवेन्यू रिसिप्ट कितना है हमारा 20,2926। प्राइमरी डेफिसिट क्या हो गया, टोटल रिवेन्यू रिसिप्ट। टोटल रिवेन्यू रिसिप्ट कितना आपका 20,2926, राइट? माइनस टोटल एक्सपेंडिचर, माइनस टोटल एक्सपेंडिचर, इसमें से माइनस कर दोगे टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर कितना है आपका 3042230, 3042230, राइट? एक्सक्लूडिंग क्या होता है, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट पेमेंट ऑन डेट, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट पेमेंट ऑन डेट, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट पेमेंट ऑन डेट। तो इंटरेस्ट पेमेंट कितनी है आपकी 21 की, 2021 की 708203। अब देखो 708203 ये माइनस है, जब एक माइनस आप यहाँ पर लगाओगे तो कहना है सी दैट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये समझ में आ गया? ये क्लियर हो गया आपको? ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल हैव योर आंसर। ठीक है, कैसे निकाला, टोटल रिवेन्यू रिसिप्ट माइनस टोटल एक्सपेंडिचर, दैट इज अ प्राइमरी डेफिसिट। टोटल रिवेन्यू रिसिप्ट कितना है आपका, टोटल रिवेन्यू रिसिप्ट इज 2020926, तो 2020926 माइनस टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर में क्या किया आपने 3042230 प्लस ये जो भी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो जो आप सॉल्व करोगे यू विल हैव योर आंसर। कर लोगे भाई इसको? कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, इज इट क्लियर? ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 55 to question number 60.
द क्वेश्चन इज, भाई देखो ये पैराग्राफ वगैरह तो मैंने आपको पहले का इकोनॉमिक्स में पढ़ने की कोई नीड नहीं होती है, अब डायरेक्टली क्वेश्चन पर जाओ, नीड होगी तो हम देख लेंगे। अकॉर्डिंग टू द गिवन टेक्स्ट, क्या कहा, अकॉर्डिंग टू द गिवन टेक्स्ट was adopted as the guiding principle of governance and all government since 1991। अब यहाँ आपको इसको देखना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू द गिवन टेक्स्ट, अब यहाँ आपको टेक्स्ट में देखना पड़ेगा, डैश वाज अडॉप्टेड एज द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस एंड ऑल गवर्नमेंट सिंस 1991। ओके, तो दिस इज योर टेक्स्ट। तो देखो ये आपकी स्टेटमेंट है जिसकी वो बात कर रहे हैं। Liberalization was adopted as the guiding principle of governance and all governments since 1991। Your answer will be what? Liberalization। Is it clear? Your answer will be liberalization। उसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? लिबरलाइजेशन। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। 56 is Statement 1, 1991 was a landmark movement in India's most independence history as that changed the nature of economy in fundamental ways। बोलो भाई, ट्रू और फॉल्स? ट्रू है भैया। बिल्कुल ट्रू है, इसी में आपका एलपीजी आया था। उसके बाद फिर आगे क्या कहा जा रहा है? India's economic establishment launched a multi-pronged reforms agenda to repair India's macroeconomic balance sheet and ignite growth। इसका मतलब नहीं समझ आया भैया। किसका? मल्टी प्रोलोंग वाला। मल्टी प्रोलोंग का मतलब ये हो गया कि अलग अलग तरह के जो प्रोजेक्ट है, इंडिया के जो इकोनॉमिक एस्टेब्लिशमेंट ने क्या किया था, अलग अलग तरह के जो रिफॉर्म्स थे वो एस्टेब्लिश किए थे या लॉन्च किए थे, वो लेके आए थे। हाँ ट्रू है। ठीक है, अलग अलग तरह के रिफॉर्म्स या पॉलिसीज आई थी, ये भी आपका ट्रू है, ये भी आपका क्या है? ट्रू है। मीन्स बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 इज assertion India's pre-1990 economic strategy dismantles the vast network of control and permits that dominated that economic system। बोलो भाई। इसका क्या था? 1990 से पहले जो हमारी इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी थी वो क्या था कि डिसमेंटल वास्ट नेटवर्क ऑफ कंट्रोल एंड परमिट दैट डोमिनेटेड द इकोनॉमिक सिस्टम। फिर 1990 है। पहले हमने क्या कर रखा था? कंट्रोल को कम कर रखा था, कंट्रोल नहीं था। मींस गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट ने काइंड ऑफ फ्रीडम दे रखी थी। बिल्कुल फॉल्स है। ठीक है आपका फॉल्स। चलो जी, रीजन क्या है? 1991 reforms unleashed the energies of Indian entrepreneurs, gave untold choice of consumer and changed the face of the Indian economy। बोलो। ट्रू है भैया। 1991 में जब रिफॉर्म्स आए थे, जो इंडियन एंटरप्रेन्योर्स थे उनको उनका जो एनर्जी लेवल है वो हाई हो गया था। मीन्स जो ड्रॉबैक्स थे पहले के वो ठीक हो गए थे आपके, इससे हमारी जो इंडियन इकोनॉमी का जो फेस है वो चेंज हो गया था। ट्रू? सही बात है ये तो? बोलो भाई। जो हमारी इंडियन इकोनॉमी हाँ का जी भैया। बिल्कुल चेंज हो गया था, जो ये रिफॉर्म्स आए थे, एलपीजी का जो रिफॉर्म्स आया था, और जो हमारे एंटरप्रेन्योर थे उनको बहुत ज्यादा इसके बाद एक बूस्टअप मिला था। तो असर्शन जो है आपका वो फॉल्स है, बट जो रीजन है आपका वो क्या है? वो आपका ट्रू है। असर्शन जो आपका फॉल्स है, बट जो रीजन है आपका वो क्या है? आपका ट्रू है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 इज in the light of the given text and common knowledge, identify the incorrect statement। Okay, a severe balance of payment problem triggered an acute economic crisis in 1991। बिल्कुल सही बात है। In 1991, the economic and political leadership launched a multi-pronged reforms agenda to repair the macroeconomic situation of the nation। ये भी सही बात है। Post 1991 situation, the state was given the role of primary regulator of the economy। ये गलत है, और ये आपका ये फॉल्स है। ये फॉल्स है।
ये डी ई पॉइंट नहीं है, ये आपका एक ही पॉइंट है। गवर्नमेंट ने तो अपना रोल कम कर दिया था, प्राइम रेगुलेटर तो उससे पहले थी गवर्नमेंट, उसके बाद नहीं थी। गवर्नमेंट ने क्या कर दिया था, प्राइवेटाइजेशन कर दिया था। ये स्टेटमेंट आपकी गलत है, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 59 and the question is, read the following statement carefully and choose the correct alternative given below. Okay. Statement 1, timing and sequencing are critically important in post-economic reform agenda. भाई टाइमिंग और सीक्वेंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं पोस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म एजेंडा में। यानी कि जो इकोनॉमिक के जो रिफॉर्म्स थे, जो भी इकोनॉमिक के रिफॉर्म्स थे, उसमें जो टाइमिंग्स थी उन रिफॉर्म्स की और जो सीक्वेंस था वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो सही बात है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट था। ट्रू है। ठीक है। स्टेटमेंट 2, पोस्ट पैंडेमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया रिक्वायर पैराडिगम शिफ्ट। मीन्स पैराडिगम शिफ्ट का मतलब पूरी तरह से शिफ्ट। पैराडिगम शिफ्ट का मतलब पूरी तरह से शिफ्ट कर। ट्रू है। ट्रू है ये। हाँ जी भैया। पोस्ट पैंडेमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया रिक्वायर पैराडिगम शिफ्ट। पोस्ट पैंडेमिक यानी पैंडेमिक के बाद जो रिफॉर्म्स हैं, दे रिक्वायर पूरी तरह से उनको शिफ्ट कर दिया है, पूरी तरह से तो शिफ्ट। पोस्ट पैंडेमिक, देखो पैंडेमिक की बात हो रही है यहाँ पर, पहले सिचुएशन को समझो। पोस्ट पैंडेमिक रिफॉर्म्स, पोस्ट पैंडेमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया रिक्वायर पैराडिगम शिफ्ट। ये आई थिंक आपका ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है आपका। पैंडेमिक के बाद जो भी रिफॉर्म्स होते हैं उनको पूरी तरह से शिफ्ट कर दिया जाता है या कर दिया गया, ऐसा नहीं होता है। समझ आ रहा है? पैंडेमिक की बात हो रही है, पैंडेमिक सिचुएशन से कोविड-19 की सिचुएशन है, तो इससे पहले जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन थे उसके बाद ऐसा थोड़ी ना कि पूरी तरह से वो शिफ्ट हो जाएगा, हो जाएगा वो या हो गया। इज इट क्लियर? द राइट स्टेटमेंट होना चाहिए आपका स्टेटमेंट 1 is true and statement 2 is false. Okay, question number 60. Assertion that the 1991 reforms released the vitalities of Indian business person. Vitalities का मतलब इम्पोर्टेंस है, यानी कि 1991 के जो रिफॉर्म्स थे उससे जो इम्पोर्टेंस दी गई, एक नई दिशा दी गई, आप ऐसे कह सकते हो हमारे बिजनेस, इंडियन बिजनेसमैन को। बिल्कुल सही बात है, ट्रू है। राइट। एंड देन द रिफॉर्म एजेंडा एस्टैब्लिश्ड अ पैराडिगम शिफ्ट and define the broad outline of the economic policy making for years to come. For years to come, reform agenda establish a paradigm shift. यहाँ पर हुआ था, यहाँ पे जो रिफॉर्म्स आए तो पूरी तरह से उन्होंने सारी चीजें ही शिफ्ट करनी थी, एक नई दिशा दी थी, नई पॉलिसीज आई थी। यहाँ आप कहोगे ये ट्रू है, समझ में आ रहा है? यहाँ ये बात ट्रू है, लेकिन जो पीछे था वो पोस्ट पैंडेमिक था, वो ये नहीं था आपका। देखो इसमें फर्क है। यहाँ बात किसी की 1991 रिफॉर्म्स, यहाँ रिफॉर्म्स की, यहाँ बात है पोस्ट पैंडेमिक रिफॉर्म्स। पैंडेमिक के बाद इंडिया रिक्वायर है, यानी कि जैसे अभी कोविड-19 की सिचुएशन है, तो इसके बाद क्या इंडिया क्या करेगा कि जो भी पॉलिसीज है उनको पूरी तरह से शिफ्ट कर देना चाहिए। बोलो नहीं भैया। ये चीज गलत है आपकी। ये हाँ बात सही है कि जो एलपीजी के रिफॉर्म्स आए थे हमारे 1991 के, वो पूरी तरह से नए थे, उन्होंने एक नई दिशा दी थी। ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू, राइट। ठीक है। करेक्ट रीजन भी है। and reason and R is the correct explanation of assertion. ये दोनों एक दूसरे का रीजन भी है। ठीक है। तो भाई यहाँ के आपका ये पेपर कंप्लीट होता है। आई विल प्रोसीड विद अवर नेक्स्ट सैंपल।